Hello everyone, welcome back to my channel The Commerce Equations. Here we simplify the commerce concepts for you. In today's class, we will be studying about the principles of management given by Henry Fayol. So Henry Fayol जो थे, he was known as the father of the modern management. Okay, इनको हम father of modern management भी बोलते हैं, ठीक है. अब इन्होंने क्या किया था, जो हमारी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है उसको प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करे थे, उनको एक थ्योरीज में कन्वर्ट किया था कि इन थ्योरीज को, इन प्रिंसिपल्स को आपको फॉलो करना चाहिए अपने मैनेजमेंट में फॉर द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो ये जो थे हमारे 14 प्रिंसिपल्स, इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे. सो इसके लिए जो है, इन सारे प्रिंसिपल्स के लिए हमारे पास एक निमोनिक है जिससे आप इजीली रिमेंबर कर सकते हो इनको, 14 के 14 को. सो दैट इज DAD, डैड, UCI, क्रॉस. अगर आप इस वे में इसको रिमेंबर करोगे, आप ये लाइन को रिमेंबर कर लोगे ना, तो आपको 14 के 14 याद रहेंगे बाय नेम्स. ठीक है, फर्स्ट है हमारा डैड, दैट इज DAD, डैड, division of work, authority and responsibility, and the third one is discipline. Next है हमारे unity of command and unity of direction. Unity, unity of command, and the next one is unity of direction. Dad, U. Next आता है हमारा C, Dad, U, C. C, S for subordination of individual interest to general interest. Next one is E for equity and E for aspirate D corps. ठीक है, SEE. ओके, नेक्स्ट आता है I फॉर इनिशिएटिव, क्रॉस CROSS. C फॉर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, R फॉर रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स, O फॉर ऑर्डर, S फॉर स्केलर चेन, S फॉर स्टेबिलिटी. ये अगर आप सिर्फ आपने ये निमोनिक याद कर लिया तो आपको 14 के 14 प्रिंसिपल्स जो है मैनेजमेंट के एकदम से याद हो जाएंगे. ठीक है, अब before getting into this video, do subscribe the channel, like, comment and share this video. So we will going to study these one by one. Number one was division of work. As the name suggests, work को divide करना. अब हेनरी फेयोल क्या कहते थे कि आपको वर्क को सेग्रीगेट करना है among the employees. जो भी आपकी वर्कफोर्स है उसमें आपको अपने जो वर्क है उसको सेग्रीगेट करके रखना है. एक काम सारा एक ही एम्प्लॉय को नहीं दे देना, उसको अलग अलग एम्प्लॉयज को अलग अलग काम देना है. ठीक है, इससे क्या होगा, जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो भी इंप्रूव होगा, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एनहांस होगा. सिमिलरली डिवीजन से प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, एफिशिएंसी और एक्यूरेसी, स्पीड भी इंप्रूव होगी वर्कर्स की. ठीक है, तो डिवीजन ऑफ वर्क इज द फर्स्ट प्रिंसिपल. इसमें क्या है, वर्क को डिवाइड करना है, सारा काम एक को नहीं देना. सेकेंड नंबर आता है हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में अथॉरिटी वर्ड का मतलब है पावर. आप पावर देते हो किसी को डिसीजंस लेने की. ठीक है, अथॉरिटी मींस पावर टू टेक डिसीजंस. ऑन द अदर हैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेशन. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है हमारा, ऑब्लिगेशन है टू कंप्लीट द जॉब ऑन द असाइंड टाइम. ठीक है, असाइंड जॉब को प्रॉपर टाइम पे कंप्लीट करने को हम क्या बोलते हैं, हमारी ऑब्लिगेशन को क्या बोलते हैं हम, रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो अथॉरिटी मतलब क्या होता है, पावर, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू ऑब्लिगेशन. ओके, तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस होना बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में, और ये मैनेजमेंट की ड्यूटी बनती है कि हर एक काम को, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अथॉरिटी को बैलेंस आउट करके चलें. क्योंकि अगर अथॉरिटी एक्सेस होगी, एक्सेस में अथॉरिटी होगी अगर आपकी, तो जो अगर आपकी अथॉरिटी मैच नहीं कर रही आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अथॉरिटी ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने कम दी है, तो उसका नेगेटिव रिजल्ट होगा. और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को ज्यादा दी है, अथॉरिटी कम दी है, तो उसमें क्या होगा, आपका जो वर्कर है वो अपना टास्क जो है, अपनी जॉब जो है वो टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाएगा. सो ये मैनेजमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस करके चले.
थर्ड आता है हमारे पास डिसिप्लिन। एज द नेम सजेस्ट, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है अमंग द एम्प्लॉइज। और इससे क्या होगा कि आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है अगर डिसिप्लिन्ड होगी तो इफेक्टिवली काम करेगी, ठीक है। मैनेजर्स को एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहां पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, ठीक है, और तभी आपके एम्प्लॉइज जो है वो डिसिप्लिन रहेंगे, ठीक है। कुछ रूल्स होने चाहिए, फिलॉसफीज होने चाहिए, स्ट्रक्चर्ड मैनर में काम होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं होगा तो कोई भी डिसिप्लिन नहीं रहेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब क्या होता है, एक क्लियर चेन होनी चाहिए कमांड की। मतलब आपके जो भी एम्प्लॉयज हैं उनके पास क्लियर विजन होना चाहिए कि उनको किसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। अगर आपके एम्प्लॉय के ऊपर एक या एक से मतलब दो या दो से ज्यादा एम्प्लॉयज, दो या फिर दो से ज्यादा मैनेजर्स जो होंगे उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, तो उसको समझ नहीं आएगा वो किसकी बात सुने, ठीक है। तो हर एक एम्प्लॉय के ऊपर मतलब एक एम्प्लॉय जो है उसको सिर्फ एक ही मैनेजर के अंडर रहकर काम करना है, ठीक है। अगर उसको काफी जगह से ऑर्डर्स मिल रहे होंगे तो वो किसी का ऑर्डर मतलब किसी का काम पूरा नहीं कर पाएगा। तो एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन मैनेजर, एक ही मैनेजर होना चाहिए एम्प्लॉय के ऊपर, ठीक है। दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब कि आपका एक ही पर्सन होना चाहिए जिसकी डायरेक्शन पे आप काम करोगे, और एक पर्सन होगा वो एक ही प्लान को फॉलो करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल डेवलप्ड बाय हेनरी फ्योल मींस दैट ऑल एक्टिविटीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। एक ही कॉमन गोल मतलब एक ही प्लान होना चाहिए जिसके लिए हम एक पर्सन की डायरेक्शन पे सिर्फ क्या करते रहेंगे, उसके पीछे पीछे चलते रहेंगे, ठीक है। हमें एक ही डायरेक्शन में चलना है सबने और एक कॉमन गोल के लिए ही चलना है, ठीक है। दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा सिक्स्थ प्रिंसिपल, दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। व्हाट डज दैट मीन कि कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो हमारे लिए प्रायोरिटी होना चाहिए एज कंपेयर टू आवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। एम्प्लॉय का इंटरेस्ट जो है वो इतना मेजर चीज नहीं होनी चाहिए एम्प्लॉय के लिए। उसका जो कंपनी का गोल है, जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, जो कंपनी का मेन गोल है जिसके ऊपर वो पहुंचना चाहती है ऑर्गेनाइजेशन, वो उनका प्रायोरिटाइज्ड होना चाहिए। टीम लीडर्स एंड मैनेजर्स मस्ट इंटीग्रेट द इंडिविजुअल गोल विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल टू अकम्प्लिश दीज ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली। अब एम्प्लॉय का काम क्या है कि वो अपने गोल्स को नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को प्रायोरिटाइज करे। और मैनेजर्स या फिर आपके टीम लीडर्स का क्या काम है कि वो पर्सनल जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं उनके पर्सनल गोल्स प्लस जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको इंटीग्रेट करे। इंटीग्रेट मतलब उनको बैलेंस आउट करके चले, ठीक है, ताकि दोनों चीजें लैक आउट ना हो। दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। नेक्स्ट आता है हमारा इक्विटी। इक्विटी क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ काइंडनेस एंड जस्टिस। हर एक एम्प्लॉय को इक्वल ट्रीट करना चाहिए, काइंड और जस्ट मैनर में ट्रीट करना चाहिए। ये मैनेजर्स की ड्यूटी बनती है कि वो हर एक एम्प्लॉय को इक्वली देखे, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कौन से रिलीजन का है, कौन सी कास्ट का है, कौन सी बैकग्राउंड से आ रहा है, मेल है कि फीमेल है, इट डजंट मैटर। उसको क्या करना है, उसको लॉयल्टी मेंटेन करनी है, डिवोशन मेंटेन करना है अमंग द एम्प्लॉइज टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन दे आर वर्किंग फॉर, ठीक है। तो ये मैनेजर की ड्यूटी बनती है कि वो सबको इक्वल लेकर चले। उसकी आईज में हमेशा सारे एम्प्लॉइज क्या है, इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स मतलब क्या होता है, टीम स्पिरिट। इस वर्ड का मतलब क्या है, टीम स्पिरिट। तो टीम स्पिरिट का मतलब क्या है कि हर एक मैनेजमेंट जो है वो यूनिटी के साथ वर्क करे, और मैनेजर की ड्यूटी बनती है कि वो आपके एम्प्लॉइज जो भी उनके एम्प्लॉइज हैं उनका मोराल अप करके रखे, उनको मोटिवेट करे, ठीक है, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए, उनको हैप्पी रखे। तो एस्पिरिट डी कॉर्प्स क्या है कि आपको हर काम एक टीम में लेकर चलना है, एक टीम की तरह अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना है, टीम स्पिरिट को मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट वन इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या है कि हर एक एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए, इनिशिएट करना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। और हर एक मैनेजर की ड्यूटी बनती है कि वो अपने एम्प्लॉयज को इनकरेज करे, उनके आइडियाज को मतलब ग्रैब करे, उनको
इनकरेज करे कि आप प्रॉपर पार्टिसिपेट करो, उनके व्यूज को सुने। अगर आप अनहर्ड रहोगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको डीमोटिवेटेड फील होगा, ठीक है, आप अच्छा फील ही नहीं करोगे अगर आपकी कोई बात ही नहीं सुन रहा होगा। तो ये मैनेजर्स की ड्यूटी बनती है कि वो एम्प्लॉयज को क्या करे, रिस्पेक्ट करें, उनको मोटिवेट करें, वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट तभी करेंगे, ठीक है। और एम्प्लॉयज की ड्यूटी क्या बनती है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने व्यूज को रखें, अपने पॉइंट्स को रखें, कहीं गलत लग रहा है तो अपने मैनेजर्स को बता सके, ठीक है। तो उन सब दोनों के बीच में ऐसी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन फर्स्ट इज the concentration of power in the hands of authority and following a top bottom approach। अब इसमें क्या है, सेंट्रलाइजेशन में हमारे पास जो हमारा ऑर्डर है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, उसमें हमारा टॉप लेवल जो होता है, जब वो सारे डिसीजंस लेता है, जब अथॉरिटी हमारी टॉप लेवल के हैंड्स में होती है, सारे डिसीजन, सारे पावर्स जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होती है। और टॉप बॉटम अप्रोच में क्या है कि टॉप लेवल जो है वो डिसीजंस लेगी और बॉटम लेवल जो है वो उसको फॉलो करेगी। जब ये अप्रोच होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइजेशन। ऑन दी अदर हैंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है? जब कोई टॉप लेवल के पास नहीं, सब लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास इक्वल अथॉरिटी होती है, इक्वल पावर्स होती हैं टू मेक द डिसीजंस और टू मेक द स्ट्रैटेजीज और टू मेक द प्लान्स, उसको हम क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। आज के टाइम पे मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसमें प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन है या फिर प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को क्या करके बैलेंस आउट करके चलना पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट हमारा आता है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। रेम्यूनरेशन क्या होता है? पैसा। मतलब आपको फेयर वेजेस प्रोवाइड करने हैं अपने एम्प्लॉयज को, जितना उनका बनता है, जितना वो काम करते हैं, किसी को ओवर पे नहीं करना, किसी को अंडर पे नहीं करना। द अमाउंट दे आर लायबल, जितना उनकी फेयर वेजेस बनती हैं आपको उतना उनको प्रोवाइड करना है, ठीक है। अगर एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट अंडर पेज, अगर कोई अंडर पे कर रहा है तो उसके जो वर्कर्स होंगे वो मोटिवेशन में स्ट्रगल करेंगे, मतलब उनको मोटिवेशन ही नहीं मिलेगी काम करने की, काम से मोटिवेशन नहीं मिलेगी तो वो काम अच्छा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो रेम्यूनरेशन जो होनी चाहिए वो आपकी फेयर होनी चाहिए, ताकि उससे क्या आपके एम्प्लॉयज जो हैं वो मोटिवेटेड रहेंगे और ज्यादा प्रोडक्टिविटी शो करेंगे। इसमें रेम्यूनरेशन जो है वो हमारी फाइनेंशियल मतलब मनी रिलेटेड, मॉनिटरी या फिर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दोनों आ जाते हैं। और इसमें क्या है, आपको स्ट्रक्चर एक जो है शुड बी इन प्लेस टू रिवॉर्ड गुड परफॉर्मेंस। गुड परफॉर्मेंस के लिए आपको उनको इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करने हैं, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे नॉन फाइनेंशियल हो, और अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करके रखना है। तो रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन में बेसिकली यही है कि आपको फेयर वेजेस प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। यू हैव टू पे फेयर। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या होता है? इट स्टेट्स दैट एक ऑर्डरली प्लेसमेंट होनी चाहिए आपके रिसोर्सेज की, चाहे आपके रिसोर्सेज मैन पावर है, चाहे मनी है, चाहे मटेरियल है, एटसेट्रा। इन द राइट प्लेस राइट टाइम पे आपका राइट रिसोर्स यूज होना चाहिए। इससे क्या है, आपके रिसोर्सेज की यूसेज भी जो है वो प्रॉपर होगी और जो मिस यूज है या फिर डिसऑर्डर है वो नहीं होगा, ठीक है। रिसोर्सेज की वेस्टेज भी नहीं होगी, और क्या है, आपके मिसमैनेजमेंट अगर होगी रिसोर्सेज की, उससे मिसयूज भी हो सकता है और डिसऑर्डर भी हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो आपके रिसोर्सेज की जो है वो ऑर्डरली प्लेसमेंट होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट अप वी हैव स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है कि आपका कम्युनिकेशन कैसा होगा, आपने किसको इन्फॉर्म करना है। अगर आप सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट इन्फॉर्म करेगा अपने सुपीरियर को, अब वो सुपीरियर जो है वो अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट को करेगा, ठीक है। ऐसे एक कम्युनिकेशन का आपको क्लियर चेन पता होनी चाहिए कि आपने किसको करना है। सीधा सबऑर्डिनेट टॉप लेवल पे नहीं जाएगा, सबऑर्डिनेट पहले सुपीरियर के पास जाएगा, सुपीरियर आगे अपनी टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्लियर कम्युनिकेशन है, चेन है, वो पता होनी चाहिए आपके एम्प्लॉयज और आपके सुपीरियर, सबको पता होनी चाहिए कि आपको किसको इन्फॉर्म करना है। एम्प्लॉयज शुड नो वेयर दे स्टैंड इन द ऑर्गेनाइजेशन। उनको पता होना चाहिए कि मैं सबऑर्डिनेट हूं, मेरे से ऊपर भी है, उससे ऊपर भी कोई है, उनसे ऊपर भी कोई है, ठीक है। तो जो सबसे टॉप पे होगा वो सीधा सबसे लास्ट वाले पे जो है नहीं कम्युनिकेट कर पाएगा। जो टॉप लेवल होगा वो अपने नीचे कम्युनिकेट करेगा, जो उससे
नीचे होगा वो उससे करेगा, देन उससे करेगा, फिर जाके आपके एम्प्लॉय तक बात पहुंचेगी। तो दैट मीन्स स्केलर चेन आपको पता होनी चाहिए आपकी कम्युनिकेशन चेन क्या है, ठीक है। दैट इज अबाउट द स्केलर चेन। लास्ट अप वी हैव स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। लास्ट प्रिंसिपल इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर में क्या है कि आपको अपने स्टाफ मतलब आपको एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करेगी, स्टाफ टर्नओवर को मिनिमाइज करेगी सो दैट एफिशिएंसी को वो क्या कर पाए, मैक्सिमाइज कर पाए। इसमें क्या है कि आपको फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स नहीं करनी है अपने एम्प्लॉयज की। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय एंटर हो रहा है तो उसको वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट कि वो आते ही काम बहुत जल्दी जल्दी सीख जाएगा और करना शुरू कर देगा, अपनी प्रोडक्टिविटी शो करेगा। ऐसा नहीं होगा, उसको ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में आके थोड़ा टाइम लगेगा सेटल डाउन होने में, ठीक है। तो उसको इतना टाइम देना है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस को सीखे, काम करे, उसको इतना टाइम देना है कि वो सेटल डाउन हो, ठीक है। तो एक जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना भी मैनेजमेंट की जो है वो ड्यूटी होती है। ये मतलब नहीं है कि आप उसको ट्रांसफर कर दो कहीं पर, ठीक है। तो स्टेबिलिटी देना बहुत जरूरी है। दिस इज द प्रिंसिपल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द 14 principles of management given by Henry Fayol. Hope you like it. If you have any doubt, you can comment down below and do share this video, like this video and subscribe for more. Thank you.